हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो। और आज का ये वीडियो है कुंडली के 7th हाउस के बारे में। कभी कभी 7th हाउस कुंडली का सबसे डिफ़िकल्ट हाउस बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पे हम अपने आप को खो रहे होते हैं। क्यों खो रहे होते हैं? बिकॉज फर्स्ट हाउस कैन बी ऑल अबाउट योर सेल्फ, बट 7th हाउस टेक्निकली कैन बी ऑल अबाउट द अदर पर्सन। दो वी विल से कि 7th हाउस इज़ अबाउट पार्टनरशिप, बट जब भी आप किसी भी पार्टनरशिप में आते हो आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है एंड इट कैन नेवर बी अबाउट योर सेल्फ एनी मोर। तो ये जो जर्नी है फर्स्ट हाउस से 7th हाउस में आने की, ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है बिकॉज़ यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह पे झुकना पड़ेगा और आपका पार्टनर भी वो चीज़ करेगा, बट you can't say, you cannot enjoy authority over the other person, क्योंकि 7th हाउस उन रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आप इक्वल हो। You cannot enjoy any authority and hence you need to adjust. So with proper cooperation आपका जो 7th हाउस का मैटर है वो अच्छे से चल सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपको पार्टनर कैसा मिलता है। और 7th हाउस पार्टनरशिप, मैरिज, एसोसिएशन, इसके अलावा मासेस का भी हाउस है। आप लोगों के साथ किस तरीके की रिलेशनशिप में होंगे, किस तरीके से उनके साथ आप डील करते होंगे, ये सब 7th हाउस का जो टेम्परामेंट है, नेचर है, वो बताता है। तो 7th हाउस वो हाउस है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने अपने से ही डील करना सीखा था और अभी तक अपने आप को ही सब कुछ समझा था। लेकिन 7th हाउस में अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ चाहिए, सो आई नीड टू गिव समथिंग टू दिस रिलेशनशिप सो दैट इट कैन ग्रो इन द लॉन्ग रन, इट कैन बी ओके, इट कैन बी स्टेबल इन द लॉन्ग रन। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, अगर मैं सिर्फ एक टेकिंग पॉइंट पे रहता हूँ, आई एम नॉट ऑन अ गिविंग साइड, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत जल्दी अनस्टेबल हो जाए और मे बी इट कैन इवन ब्रेक, हू नोज़। तो जब 7th हाउस एक अच्छी सिचुएशन में होता है जहाँ पे उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ऑस्पिशियस प्लैनेट्स हैं, तो ये एक तरीके का एक अच्छा प्रोविज़न दिखाता है कि पार्टनरशिप तो हमेशा एक डिफ़िकल्ट अफेयर रहता ही है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इट, लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रोविज़न मिला हुआ है इन टर्म्स ऑफ योर पार्टनर्स नेचर, अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ कोऑपरेशन, सपोर्ट एंड ओवरऑल बीइंग एबल टू एंजॉय हिज कंपनी। योर पार्टनर इज़ ऑल्सो एंजॉइंग योर कंपनी एंड यू आर ऑल्सो एबल टू एंजॉय हिज कंपनी। तो जब 7th हाउस एक अच्छी सिचुएशन में होता है तो वो ये दिखाता है कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो एक हेल्दी साइड पे हो सकती है, जहाँ पे आपको एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन। और जब यही 7th हाउस एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है और पीड़ित होता है, तो ये दिखाता है कि आपका और आपके पार्टनर का जो तालमेल है वो बैठ ही नहीं पा रहा है, बहुत सारी कोशिश के बाद भी नहीं बैठ पा रहा है, और अल्टीमेटली आप अपने मन को समझा लेते हो कि ये ऐसा ही रहने वाला है। तो या तो फिर आप यू ट्राई टू मेक पीस विद इट और यू ट्राई टू ब्रेक योर मैरिज, या आपका पार्टनर ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द मैरिज। तो 7th हाउस बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल कराता है ओवरऑल अपनी लाइफ में। लोग बहुत यूजुअली खुश हो जाते हैं कि 7th हाउस का टाइम आ रहा है, पार्टनरशिप एक्टिव होगी, मैरिज है, विच इज़ ट्रू, बट द पॉइंट इज़ विद मैरिज, विद एनी पार्टनरशिप कम्स दिस होल लॉट ऑफ स्ट्रगल। और उस सांचे में, उस बॉक्स में अपने आप को फिट करने की कोशिश करना, ये अपने में सबसे बड़ा स्ट्रगल है और हमारी ह्यूमन लर्निंग है। क्योंकि यूजुअली हम अपनी ईगो को कंटेन करना चाहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जैसे सोच रहा हूँ वो सही है। लेकिन 7th हाउस में आके ये समझना पड़ता है कि शायद जो ये सोच रहा है हो सकता है वो भी सही हो, या मुझे इसकी बात सुननी चाहिए, या अपना ओपिनियन इस पर फोर्स नहीं करना चाहिए, इम्पोज नहीं करना चाहिए। क्योंकि 7th हाउस वो स्थान है
जहाँ पे हमारी ईगो कम हो रही होती है, श्रेड हो रही होती है। तो जब हम ये ईगो फॉल देखते हैं तो हम बहुत कुछ अपने बारे में सीखते हैं, बिकॉज अर्लियर वी वर ऑल अबाउट आवर सेल्व्स एंड नाउ वी आर रेडी टू रिस्पेक्ट, एंटरटेन एंड प्रायोरिटाइज द अदर पर्सन। उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो ओपिनियन है, उसकी जो वांट है, उसको हम रिस्पेक्ट, एंटरटेन और अप्रिशिएट करना जान जाते हैं, और साथ में उसको प्रायोरिटाइज भी करते हैं, उसको अपनी लाइफ में वो वैल्यू, वो स्पेस देते हैं जो कि पहले सिर्फ हम ही से कंप्राइज थी। जो हमारी लाइफ थी, इट वाज ऑल रनिंग अराउंड आवरसेल्व्स ओनली, बट यहाँ पे अब हमने किसी को एक अपना पार्ट दिया है जहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं अपने मन मुताबिक जो थोड़ा बहुत करना चाह रहा है, जो भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, तो उस हिसाब से आप उसको करने दे रहे हो। सो यू आर लेटिंग समबडी इन्वेड योर पीस, बिकॉज ultimately we need that partnership, but it is not going to come easy, it is going to cost us way too much। तो उसके लिए आपको एक बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ता है, जो कि 7th हाउस दिखाता है कि इफ़ यू आर गेटिंग दिस पार्टनरशिप यू हैव अ कॉस्ट टू पे। और यही 7th हाउस जब एक अच्छे स्टेट में नहीं होता है तो वो ये दिखाता है कि पार्टनरशिप को सस्टेन करने में, उसको मैनेज करने में आपका एक एक्सेसिव एफर्ट जा रहा है अपनी साइड से। ऐसे भी जाएगा, चाहे पार्टनरशिप आपकी अच्छी हो तो भी एफर्ट तो जाएगा, लाइक हाउ यू कैन कीप अप विद इट एंड हाउ यू कैन सस्टेन एंड मैनेज इट। लेकिन जब 7th हाउस एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है, पीड़ित हो गया है, तो वो ये दिखाता है कि आपका एक्स्ट्रा एफर्ट जा रहा है उसको मैनेज करने में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके सामने एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन होता है और आप उससे कुछ अपनी बात शेयर कर रहे हो, तो वो आपकी बात 2 सेंटेंसेस में समझ जाएगा। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट एनी फर्दर। बट अगर आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स पर्सन है तो आप 10 सेंटेंसेस में भी अपनी बात उसको समझा नहीं पाओगे, एंड देयर कम्स द रियल स्ट्रगल, बिकॉज इतना ज़्यादा गैप है कि आप उसको ब्रिज करते करते थक जाओगे, एंड एवरी टाइम यू विल ट्राई टू ब्रिज दैट गैप, यू आर नॉट श्योर अबाउट द रिस्पॉन्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इन रिटर्न। सो 7th हाउस का जो एफ्लिक्शन है वो अपने में ये दिखाता है कि आप अपने आप को बार बार खोगे जब आपकी और आपके पार्टनर की कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, रिलेशनशिप बैड होती है, और आप लेट्स से अब्यूज़िव हो एक दूसरे की तरफ, या एक दूसरे को समझते नहीं हो, कोई कोऑपरेट नहीं करना चाहता है, या एक पर्सन कोऑपरेट कर रहा है, दूसरा नहीं करना चाह रहा है, तो अल्टीमेटली इट मीन्स दैट थिंग्स आर रफ when it comes to partnership. Instead of getting any support from your partner, instead of getting, जिसके लिए partnership होती है कि you get some assistance and support, or at least you know that there is someone around when you need that person, instead of that now you are in a state जहाँ पे चीज़ें आपके लिए उस person ने और difficult कर दी हैं। तो आपको support तो नहीं मिला और उसने आपकी life को difficult बना दिया। तो कोई भी पापक ग्रह अगर 7th हाउस में है तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसका उपाय इसलिए करिए। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा पापक ग्रह का 7th हाउस में होना एक बैड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर 7th हाउस में पापक ग्रह है और अगर आपकी मैरिज एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो प्राइमरीली आपको उस ग्रह की रेमेडी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो ये डिसाइड कर रहा है कहीं ना कहीं वहाँ पे बैठकर कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या हो सकता है। जैसे अगर मंगल होता है तो हम ये जानते हैं कि पार्टनर में नेचुरल एग्रेशन हो सकता है, वो थोड़ा सा उसका टेम्पर ऐसा होगा विच इज़ नॉट गोइंग टू सूट यू, ही कैन बी हार्श ऑन यू, ही कैन गेट रफ विद यू, ऑल ऑफ दैट थिंग डिपेंडिंग अपॉन द होल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट मार्स। इसी तरीके से जब हम सन को देखते हैं तो people can be very egocentric, the partner can be very egocentric person, not every time but it's just for जो हम समझते हैं कि ये planets जब होते हैं तो इस तरीके का इफेक्ट आता है, लेकिन बाकी तो इंडिविजुअल प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। और इसी तरीके से जब राहु होता है तो रिलेशनशिप में वो पॉइजन का एलिमेंट आ जाता है, एंड हेंस द गैप कैन बी टू मच to bridge and problems can be too much to resolve। तो
आपको उस ग्रह की ज़रूर रेमेडी कर लेनी चाहिए जो 7th हाउस में है, और बाकी तो 7th हाउस का जो ओवरऑल स्टेट है, लाइक 7th हाउस लॉर्ड भी कहाँ पे प्लेस्ड है, ये भी देखना ज़रूरी है। बट इस वीडियो में आई एम टॉकिंग अबाउट 7th हाउस। तो 7th हाउस वो हाउस है जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, बिकॉज़ करियर, मनी, ये फिर भी ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे हमको पता है कि एक ना एक दिन अगर हम इस तरीके से चलते हैं, ये डायरेक्शन लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सो वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। बट पार्टनरशिप इज़ वन थिंग, you can't say that if I will take this way, that route, I am going to reach here. No matter how lucky you can be in many respects, many areas of your life, but when it comes to partnership, you seriously do not have any control, any say over this matter. और दूसरे जो areas in life के, which is like your finance, career, is still you have some control. In fact, you may have a lot of control depending upon the level of effort that you are ready to give to that particular thing. But partnership, no matter how much of a giver you become in a relationship, or how genuine you are, how trustworthy you are, how good you are, but अगर ये आपका एरिया अफ्लिक्टेड है, so you cannot have any control over this matter. Ultimately, 7th house is the house of relationship management, ruled by Venus having the sign of Libra. Clearly defines relationship management art, and you need to learn this art because it doesn't come naturally to any one of us. तो ये वो स्पेस है जहाँ पे आप बहुत कुछ खोते हो कुछ पाने के लिए। You need to give if you really want something out of it. और जब ये एक एफ्लिक्टेड स्टेट में होता है तो वो ये दिखाता है कि आप इस प्रोसेस में टू कीप अप विद द पार्टनरशिप आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खोगे, बहुत ज़्यादा खोने वाले हो। तो ऐसे में जो 7th हाउस लॉर्ड है और जो ग्रह 7th हाउस को देख रहा है, उसको एफ्लिक्ट कर रहा है या वहाँ पे पोजीशनड है, उसकी रेमेडी करना ज़रूरी है और हमेशा आपको वो रेमेडी करते रहने चाहिए। ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद जब आपकी पार्टनरशिप थोड़ी साउंड हो जाती है, एक बैलेंस आ जाता है, देन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फ्यू सिंपल थिंग्स इफ़ यू कैन डू एज अ पार्ट ऑफ रेमेडी, then that is highly recommended from my side, because we think that it is very easy to be able to solve partnership issues, but it's really not. I mean, that is one of the reasons that we have so many relationship issues these days, marriage problems. We can see that everywhere. So this was all about 7th house from my side today. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, and I'm going to see you all in the next video now. Please take good care of yourself.